बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल JMJP क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11 के पहले चैप्टर का जितने भी न्यूमेरिकल हैं सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित के लिए मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, और पहला का पहला है H2O, यानी कि मोलर द्रव्यमान निकालिए। मोलर द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मोलर द्रव्यमान होता क्या है। ठीक है, पहला क्या है? H2O। इसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले जान लेते हैं कि मोलर द्रव्यमान होता क्या है। तो देखिए, मोलर द्रव्यमान की परिभाषा क्या होगा कि किसी भी अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों की वास्तविक, किसी भी अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के वास्तविक द्रव्यमान के योग को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, इसी के हिसाब से हम लोग इसका हल निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे H2O का मोलर द्रव्यमान, H2O का मोलर द्रव्यमान यहाँ बराबर कर लेंगे। ठीक है, H2O का मोलर द्रव्यमान, इसका कितने अणु हैं? एक अणु है, एक से गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है? वास्तविक जो होता है इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.008 होता है। ठीक है, 1.008 होता है। यहाँ पे देखिए, इस अणु को नहीं देखेंगे, यहाँ पे परमाणु को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 कर लीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन का जब परमाणु वास्तविक परमाणु द्रव्यमान होता है 1.008, तो हम लोग यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, अणु मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे। अब उसके बाद देखिए, अब ऑक्सीजन का प्लस करेंगे, यहाँ परिभाषा के हिसाब से प्लस करेंगे। उसके हिसाब से देखिए अब कि ऑक्सीजन एक ही है, ऑक्सीजन के एक ही परमाणु है, तो 1 से गुणा करेंगे। अब देखिए, ऑक्सीजन का वास्तविक द्रव्यमान कितना होता है? 15.999, 3 स्थान तक जाते हैं वास्तविक द्रव्यमान में। ठीक है, अब देखिए, इसका गुणा होगा तो कितना होगा? 8 दूना 16, 86 1, यहाँ पे 1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर उसके बाद से 2 एकम 2 हो गया, यहाँ पे 0 लग गया, दशमलव लग गया। ठीक है, यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ पे वही रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ने पर मिलेगा हमें 18.015। ऐसे यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं? AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ठीक है, इसके जब इसका आंसर लिखेंगे तो ये मात्रक जरूर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगला देखते हैं, अगला कैसे लगेगा। ये आप देखिए, दूसरा है CO2। यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसे, या हल लिखेंगे। आप देखिए, CO2 का मोलर द्रव्यमान बराबर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे कार्बन के कितने परमाणु हैं? एक ही है, 1 से गुणा करेंगे। कार्बन के कितने परमाणु हैं? एक ही है, 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, और कार्बन का वास्तविक द्रव्यमान कितना होता है? कार्बन का वास्तविक द्रव्यमान 12.011 होता है। ठीक है, अब प्लस करेंगे। यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन, ऊपर ही ऑक्सीजन का आया था। ठीक है, तो ऑक्सीजन, इसमें कितने परमाणु हैं? ऑक्सीजन के 2 हैं, तो 2 से गुणा करेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन का वास्तविक मान कितना होता है? वास्तविक द्रव्यमान कितना होता है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 15.999 है ना, इसको लगभग में 16 भी मान सकते हैं। यहाँ पर आप 16 ही मान लीजिए, कोई बात नहीं है। 16 भी मान सकते हैं या फिर 15.99 मान सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, लगभग में 15.99 को 16 माना जा सकता है। ठीक है, अब इसका गुणा होगा तो 12.011 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। उसके बाद से देखिए, इसका जब गुणा होगा तो ये हो गया, कितना हो जाएगा? 32 हो गया। ठीक है, 32। इनको जब जोड़ेंगे तो ये कितना होगा? हाँ, 44 हो गया। ठीक है, 44.011। ठीक है,
और इसको AMU में लिखते हैं, AMU एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। अगला देखते हैं, अगला देखिए यहाँ पे, अगला तीसरा देखिए, पहले का तीसरा। ठीक है, पहले का तीसरा है, पहले का तीसरा क्या दिया है, CH4। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे CH4 का मोलर द्रव्यमान, CH4 का मोलर द्रव्यमान बराबर क्या होगा, यहाँ पे C के कितने परमाणु हैं, एक है, तो एक से गुणा करेंगे। ठीक है, और कार्बन का जो वास्तविक द्रव्यमान कितना होता है, ऊपर ही लिखे हैं 12.011। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, याद करने पे ही एक न्यूमेरिकल लग पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब हाइड्रोजन के देखिए, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, प्लस कर देंगे। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है, वास्तविक द्रव्यमान हाइड्रोजन का कितना होता है, तो हाइड्रोजन का होता है 1.008, 1.008। ठीक है, इसका वही रहेगा, यहाँ पे देखिए, इसका गुणा करेंगे 12.011, एक से गुणा होगा तो यहाँ प्लस कर देंगे, इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा 4.032। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो, इनको दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 हो गया, 16.043 हो गया। ठीक है, इसको मात्रक क्या लिखेंगे, AMU। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि Na2SO4 के सभी तत्वों का द्रव्यमान मात्रा प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। यानी जितने भी तत्व हैं, Na है, S है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, इनको सबका प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, Na2SO4 के सभी तत्वों का द्रव्यमान मात्रा प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता, यौगिक का द्रव्यमान, यौगिक का द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या फार्मूला बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा कि यौगिक का यहाँ पे यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार, और यहाँ बनेगा यौगिक के एक तत्व का भार। ठीक है, गुणे 100% जो होता है 100 का होता है। ये हमारा फार्मूला बन गया, इसी फार्मूले से हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसी फार्मूले से हम लोग ज्ञात करेंगे। चलिए अब लिखेंगे Na2SO4 में प्रत्येक तत्वों की प्रतिशतता। ठीक है, प्रतिशतता शॉर्ट में लिख दिया हूँ। चलिए अब Na का सोडियम का परसेंटेज निकालते हैं, सोडियम का परसेंटेज निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, निकालने से पहले यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं यौगिक का कुल अणुभार, यौगिक का अणुभार। ठीक है, ये हम ज्ञात कर लेते हैं, यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोडियम का 23 हो गया, 2 है, 2 हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे सल्फर का 32 हो गया, ऑक्सीजन 4 है तो 1 16 होता है, तो 16 चौको 64। ठीक है, सभी को जोड़ेंगे तो 46 हो गया, 32 फिर ये 64, पूरा मिला के 142 हो गया। ठीक है, पूरा मिला के 142 हो गया। अभी Na का परसेंटेज। ठीक है, तो यौगिक का कुल अणुभार कितना निकला है, 142, पूरा कुल अणुभार निकला है 142,
अब देखिए यहाँ पे 142 हो गया, और एन का भार कितना होगा, 46 होगा। एन का भार कितना होगा, 46 होगा, ठीक है। गुणे 100 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 से कटेगा 71 बार में, और ये 50 हो जाएगा। 46 गुणे 50 बट्टा 71, ठीक है। तो ये हो गया 2300, 2300 बट्टा 71। जब इसको हल करेंगे तो 32.39 हमें मिलेगा। 32.39% यानी कि यह कितना परसेंट है, इस यौगिक में 32.39% है इसका, ठीक है। अब अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला देखिए, अगला क्या है, अगला यश है। यश का परसेंटेज निकालते हैं सल्फर का। सल्फर का निकालने के लिए यहाँ पे देखिए कुल भार कितना है, कुल अणु भार कितना है, 142 है। और देखिए सल्फर का भार कितना है, 32 है। सल्फर का भार कितना है, 32 है। यहाँ पे देखिए 32 हो गया। यहाँ पे गुणा कर देंगे, परसेंटेज है तो 100 से गुणा कर देंगे। ये भी 71 हो गया, ये 50 हो गया। जब 32 से 50 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1600 हो गया, ठीक है। 1600, यहाँ पे 71 हो गया। जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 22.53%। यानी कि यश का परसेंटेज कितना निकला है, 22.53%, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब क्या बच रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परसेंटेज, ठीक है। तो क्या होगा, अणुभार कितना है, यौगिक का अणुभार 142। ऑक्सीजन का कितना है मात्रा, ऑक्सीजन का है 64, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है 64, परसेंटेज है तो 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2 से कटेगा तो 71 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में, 64 में 50 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये कितना होगा, 3200 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3200 हो जाएगा, 3200 बट्टा 71 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे जब भाग कर लेंगे तो कितना बचेगा, 45.07%। ऑक्सीजन का कितना निकल गया। अब ये तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ के देखेंगे 100% हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तीनों का जोड़ रहे हैं पहले। यहाँ पे देखिए अलग चेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेते एक बार। पहला कितना है, सोडियम का कितना है, 32.39, ठीक है। अगला देखते हैं 22.53, एक आया है 45.07, ठीक है। इन लोग को जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 3 10 19 का 9 हासिल 1 5 3 8 1 9, ठीक है। यहाँ पे 0.5 4 9, यहाँ पे 4 2 6 6 3 9, लगभग में हमारा पूरा एकदम सही आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो गया है, जो हम लोग निकाले हैं ऊपर परसेंटेज वो बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें द्रव्यमान द्वारा 69.9% आयरन और 30.1% ऑक्सीजन है, ठीक है। क्या कह रहा है कि द्रव्यमान द्वारा आयरन का कितना है, आयरन का कितना है परसेंटेज, आयरन Fe, आयरन का परसेंटेज कितना है 69.9%, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना कह रहा है, ऑक्सीजन कह रहा है 30.1%। अब मूलानुपाती सूत्र हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूलानुपाती सूत्र। सबसे पहले एक चार्ट बना लेते हैं, यहाँ पे ऐसे चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं तत्व, तत्व लिखेंगे यहाँ पे प्रतिशतता, ठीक है। यहाँ पे आपेक्षिक संख्या, आपेक्षिक संख्या, यहाँ पे सरल अनुपात, यहाँ पे लिखेंगे सरल अनुपात। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सरलतम अनुपात, सरलतम अनुपात, यहाँ पे लिखेंगे सरलतम अनुपात। अब देखिए तत्व क्या है, Fe है, और तत्व क्या है एक और ऑक्सीजन है, ठीक है।
अब Fe का प्रतिशतता कितना है 69.9%, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है उसका कितना है 30.1%, ठीक है। अब आपेक्षिक संख्या कैसे निकालते हैं, आपेक्षिक संख्या कैसे निकालते हैं, तो इसके क्या करेंगे, इसका जो प्रतिशतता दिया है, परसेंटेज जो दिया है, उसी में इस तत्व के परमाणु भार से भाग दे देंगे, ठीक है, परमाणु भार से भाग दे देंगे। 69.9 बट्टा कितना हो जाएगा 56, ठीक है। यहाँ से इसे भाग दे देंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अपेक्षिक संख्या जब ऑक्सीजन का निकालेंगे तो यहाँ पे इसका प्रतिशतता हो जाएगा, प्रतिशतता हो जाएगा। इसके बट्टे में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को यहाँ पे भाग देंगे तो कितना होगा 1.24, 1.24 हो जाएगा, ठीक है। इसे जब भाग देंगे तो 1.88 आएगा, ठीक है, 1.88 आएगा। अब देखिए सरल अनुपात क्या होता है, सरल अनुपात क्या होता है। अब जो इसमें से दोनों में से जो छोटा आया है उसी से दोनों में भाग करना सरल अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है 1.24 है, ठीक है, 1.24 है, 1.24 बट्टा 1.24, ठीक है, एक बार में जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी 1.24 से भाग करेंगे, 1.88 बट्टे 1.24। सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है ना उसी अपेक्षिक संख्या से उन अपेक्षिक संख्याओं में भाग कर देंगे जो दिए हैं, ठीक है। यानी कि 1.24 बट्टा 1.24 और 1.88 बट्टा 1.24, इसका जब भाग करेंगे 1.5 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सरल जो अनुपात निकला है वो हमारा अभी नहीं निकला है क्योंकि ये दशमलव में है, ठीक है। अब इसका सरलतम अनुपात निकालते हैं। क्या करेंगे, 1 में गुणा अगर 2 का कर दें तो 2 हो जाएगा, और 1.5 में 2 का गुणा कर दे, दोनों में 2 का गुणा तो ये 3 हो जाएगा। अब हमारा अनुपात निकल गया, ठीक है, अब अनुपात निकल गया। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र बराबर Fe संबंध है O, ठीक है। अब क्या निकला है, Fe का निकला है 2, संबंध है आप कर देंगे 3 है ना, इसका ऑक्सीजन का 3 निकला है, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे Fe2, इसका गुणा इसमें Fe2 3, यही हमारा मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा, यही जो है हमारा मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए चौथा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का परिकलन कीजिए जब। पहला क्या कह रहा है कि एक मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है, ठीक है। इसका क्या करना है, हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का परिकलन करना है, ठीक है, जब 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है। चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ पे देखिए कि हवा किस में जलाया जाता है, हवा में जलाया जाता है 1 मोल कार्बन को, ठीक है। तो इसका समीकरण क्या बनेगा, कार्बन प्लस O2, ठीक है, ये बनेगा CO2, ठीक है। ये इसका समीकरण बन गया कि कार्बन को जब हवा में जलाया जाता है, इसका क्या बनेगा, समीकरण बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितने मोल है, कार्बन के कितना मोल है, 1 मोल है, 1 मोल है। यहाँ पे कितना मोल है, 1 मोल है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का, यहाँ पे देखिए कार्बन का कितना मोल है, 1 मोल है। अब यहाँ पे देखिए 1 मोल है और इसका कितना भार हो जाएगा, भार कितना हो जाएगा, या 12 ग्राम इसका भार हो जाएगा। कार्बन का यहाँ पे 12 ग्राम भार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन का 12 ग्राम भार हो जाएगा, 1 मोल है कार्बन का यहाँ पे, ठीक है। अब इधर देखते हैं, इधर क्या है, कार्बन का कितना भार होगा, 12 ग्राम, प्लस कर देंगे O2 का 32 हो जाएगा, पूरा मिला के इधर का जो CO2 का भार हो जाएगा, कितना होगा, 44 ग्राम,
44 ग्राम। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे निकालना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिकलन करना है, ठीक है, इससे कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का कितना 12 ग्राम हो गया और CO2 का पूरा भार कितना हो गया 44 ग्राम हो गया। तो अब लिखेंगे क्या, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1 मोल, यहाँ पे क्या है कार्बन 1 मोल है, यहाँ पे 2 रहता तो 2 मोल होता, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 रहता तो यहाँ पे 2 मोल होता, लेकिन यहाँ पे 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मोल होगा, लिखेंगे 1 मोल कार्बन के दहन, 1 मोल कार्बन के दहन से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। चलिए पहला का यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, पहला का यही आंसर हो गया। चलिए दूसरा इसका क्या कह रहा है, दूसरा देख रहे हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, चौथा का दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है, 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है, ठीक है। अब चलिए इसका हल देखते हैं। इसका हल क्या होगा, समीकरण वही रहेगा, ठीक है, कार्बन प्लस O2 CO2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका 1 मोल है, ठीक है, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल हो जाएगा, यानी कि 1 मोल यानी इसका कितना भार होगा 12 ग्राम हो जाएगा, इसका भार कितना होगा 12 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए O2 का भार कितना होगा, यहाँ पे 32 होगा, 32 ग्राम, ठीक है, 2 परमाणु है तो 32 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए CO2 का भार कितना होगा, CO2 का 44 ग्राम होगा, ठीक है, ऊपर ही हम लोग निकाले हैं 44 ग्राम होगा। अब लिखेंगे कि चूँकि क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 32 ग्राम यहाँ पे, हाँ, चूँकि 32 ग्राम O2 से प्राप्त 32 ग्राम O2 से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना प्राप्त हुआ है, 32 ग्राम जो क्रिया कर रहा है, तो 32 ग्राम O2 जब क्रिया कर रहा है तो कितना प्राप्त हो रहा है 44 ग्राम प्राप्त हो रहा है, यानी 32 ग्राम O2 से प्राप्त 32 ग्राम O2 से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है 44 ग्राम है, 44 ग्राम, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे इसलिए 16 ग्राम, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है, इसलिए 16 ग्राम ऑक्सीजन से 16 ग्राम ऑक्सीजन से प्राप्त 16 ग्राम ऑक्सीजन से प्राप्त CO2 की मात्रा, CO2 की मात्रा। अब देखिए यहाँ पे बराबर कर लेते हैं, 16 का गुणा हो जाएगा 44 से, ऐसे 16 का गुणा 44 हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, 16 गुणे 44 हो गया, बटे में आ जाएगा 32, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 22 हो गया, 16 हो गया, ठीक है, 16 से 16 कट गया, यहाँ 22 ग्राम हो गया, ठीक है। यानी इसका क्या उत्तर होगा, इसका क्या उत्तर होगा, आप देखिए 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्राप्त होगा, जब 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, ठीक है। 1 मोल को जब 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो 22 ग्राम क्या प्राप्त होगा, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है कि सोडियम एसीटेट CH3COONA का 500 ml 0.375 मोलर जलीय विलयन बनाने के लिए उसके कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, कितने विलयन बनाने के लिए, कितने मोलर जलीय विलयन बनाने के लिए, यहाँ पे दिया है 0.375, कह रहा है कि 0.375 मोलर जलीय विलयन बनाने के लिए उसके कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। सोडियम एसीटेट का मोलर द्रव्यमान 82.0245 ग्राम मोल है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं,
यहाँ पे क्या पूछ रहा है हम लोग को कि सोडियम एसीटेट का 500 ml 0.375 मोलर जलीय विलयन, इतना जलीय विलयन बनाने के लिए उसकी कितने ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए यहाँ पे देखिए आयतन कितना दे दिया है हम लोग को, आयतन दिया है कितना 500 ml दे दिया है, आयतन कितना दिया है 500 ml दे दिया है। ठीक है, आयतन कितना दिया है 500 ml दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे 500 ml दे दिया, इसे बदल लेते हैं किसमें, लीटर में। ठीक है, तो 0.5 ये लीटर हो जाएगा। ठीक है, 0.5 लीटर हो जाएगा। अब मोलरता कितना दिया है, मोलरता कितना दिया है, कैपिटल एम कितना दिया है 0.375 दिया है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है हमसे, विलेय का भार पूछ रहा है, स्मॉल w हमसे विलेय का भार हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक और चीज़ दिया है, मोलर द्रव्यमान दिया है, मोलर द्रव्यमान उसको भी लिख लेते हैं, मोलर द्रव्यमान कितना दिया क्वेश्चन में, मोलर द्रव्यमान कितना दिया 82.0245 मोल। ठीक है, 82.045 मोल दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका भार कैसे ज्ञात करेंगे, इस यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। किसका फार्मूला लगाएंगे, मोलरता का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे मोलरता कैपिटल एम। ठीक है, मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलरता बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में बटा विलेय का अणु भार। ठीक है, विलेय का अणु भार गुणे आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, विलयन का आयतन लीटर में। अब यहाँ पे देखिए मोलरता दे दी है, मोलरता कितना दिया है 0. मोलरता दिया है, मोलरता यहाँ पे 0.375 इसको मान यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब स्मॉल w तो हमको ज्ञात करना है, विलेय का भार हमको ज्ञात करना है, इसे वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब इसका यम का मान क्या होगा, स्मॉल एम का मान क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, मोलर द्रव्यमान दे दिया है। ठीक है, विलेय का मोलर द्रव्यमान दे दिया है, तो यहाँ पे रख देंगे 82.0245। अब देखिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देंगे, विलयन का आयतन लीटर में, तो आयतन कितना है, आयतन था 500 ml, जब लीटर में हमको चाहिए तो पहले ही हम लोग बदल लिए हैं, तो लीटर में कितना हुआ है 0.5 लीटर। ठीक है, हो गया। उसके बाद से अब इधर हम W को पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, इधर गुणा हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा, यहाँ स्मॉल w बराबर क्या होगा 0.375 गुणे हो जाएगा 82.0245 गुणे 0.5। ठीक है, स्मॉल w विलेय का भार स्मॉल w क्या होगा, यहाँ पे गुणा करेंगे इन लोग का तो 15.379 ग्राम आएगा। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, इतना ही आंसर आएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, इतने ही उत्तर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न में सोडियम एसीटेट 500 ml 0.75 मोलर जलीय विलयन बनाने के लिए, तो लिखें यहाँ पे उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे कि 0.75 मोलर जलीय विलयन बनाने के लिए उस विलेय के 15.379 ग्राम भार की आवश्यकता होगी। ठीक है, इतने ग्राम भार की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में विलेय कौन है, विलेय क्या है, सोडियम एसीटेट है, तो यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, CH3COO Na
Na, ठीक है, यही हमारा विलेय है। इसका भार हम लोग निकाल लिए, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल के उस प्रतिदर्श का मोल प्रति लीटर में सांद्रता का परिकलन कीजिए, यानी कि सांद्रता ज्ञात करना है जिसमें उसका द्रव्यमान प्रतिशत 69% हो और जिसका घनत्व 1.41 ग्राम प्रति लीटर हो। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। 6वां क्वेश्चन को हल करते हैं। कह रहा है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल का उस प्रतिदर्श का मोल प्रति लीटर में सांद्रता का परिकलन कीजिए। ठीक है, सांद्रता का परिकलन करना है, यानी कि हमसे मोलरता पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे घनत्व दे दिया है। घनत्व क्वेश्चन में हमको घनत्व कितना दिया है, घनत्व कितना दिया गया हमको, घनत्व दिया गया है D, घनत्व D दिया गया है 1.41 ग्राम प्रति ml। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पहले समझ लेते हैं कि 69% का क्या मतलब है। 69% का क्या मतलब है, लिखेंगे यहाँ पे 69% का अर्थ है कि 69% का अर्थ है कि क्या लिखेंगे, 69% का अर्थ है कि 69 ग्राम HN यहाँ पे देखिए 69 ग्राम HNO3 अमोनिया। ठीक है, HNO3 100 ग्राम विलियन में यहाँ पे विलय। देखिए 69 ग्राम का अर्थ है कि 69% का अर्थ है कि 69 ग्राम HNO3 यानी कि अमोनिया 100 ग्राम विलयन में विलेय है, यानी कि अमोनिया क्या है, एक विलेय है। अमोनिया क्या है, एक विलेय है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्या करना है। चलिए, अमोनिया क्या हुआ, एक विलेय हो गया। चलिए अब देखिए विलयन का आयतन निकालते हैं। पहले घनत्व दिया है, इसलिए विलयन का आयतन क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान विलयन का आयतन बराबर विलयन का द्रव्यमान बट्टा घनत्व। ठीक है, V बराबर कैपिटल M बटा D। ठीक है, अब यहाँ पे मान को भर देते हैं। विलयन का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम है। ठीक है, 100 ग्राम है, और कितना घनत्व दिया है, 1.41 ग्राम प्रति ml। ठीक है, 1 ग्राम से ग्राम कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा आयतन हो जाएगा, आयतन जो होगा यहाँ से इसे भाग करेंगे तो 0.07 मिलेगा। ठीक है, भाग करेंगे तो इतना मिलेगा, वो भी लीटर में। ठीक है, आप भाग करके उसके बाद से इसे क्या करेंगे, लीटर में बदलेंगे तो इतना मिलेगा। जब भाग करेंगे तो ml में मिलेगा, उसके बाद से लीटर में बदल देंगे। ठीक है, चलिए अब हमको आयतन मिल गया, आयतन विलयन का आयतन मिल गया। अब मोलरता ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए मोलरता क्या होगा, मोलरता का फार्मूला होता है कि स्मॉल w ग्राम में, यानी कि विलेय का भार
ग्राम में। अब विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन लीटर में, मान को रखते हैं। ठीक है, मान को यहाँ पे फुट जल्दी जल्दी कहते हैं। 69 हो गया, यहाँ पे स्मॉल डब्लू का मान कितना हुआ, 69 हो गया, यहाँ पे दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम 69% का अर्थ समझे हैं तो 69 ग्राम मिला है। ठीक है, यहाँ पे हो गया 69। अब चलिए इसका यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 59 इसका 69 मान इसका रख दिए हूँ। यहाँ पे देखिए स्मॉल डब्लू का मान कितना है, 69 रख दिए। ठीक है, अब स्मॉल एम यानी कि जो विलेय का अणुभार है उसका मान यहाँ पे रखेंगे, जो विलेय का अणुभार है, ठीक है, उसका मान रखेंगे। तो विलेय का अणुभार यहाँ साइड में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए विलेय का अणुभार HNO3, इसका अणुभार कितना होगा, सभी परमाणु के, यहाँ पे देखिए, ठीक है, सभी परमाणु के द्रव्यमान को जोड़ देंगे। ठीक है, इसका 1 होगा, इसका प्लस कर देंगे, इसका 14 होगा। ठीक है, और इसका 16 होता है, तो 3 है, 3 परमाणु है इसके। परमाणु भार ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पे 3 परमाणु हैं, 48 हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है, 63 हो जाएगा। ठीक है, 63। यहाँ पे स्मॉल एम का मान कितना रख देंगे, 63 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए आयतन, आयतन कितना है, आयतन विलयन का आयतन हम लोग निकाले हैं यहाँ पे 0.07 लीटर, 0.07। इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, जब इन दोनों का गुणा करेंगे 4.41 प्राप्त होगा। ठीक है, 4.41। अब जब 69 में 4.41 से भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 15.64, और मूलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मूलरता को कैपिटल एम से, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ कैपिटल एम अगर नहीं लिखते तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक है, नहीं तो कैपिटल एम लिख सकते हैं, लिखना जरूरी है। ठीक है, यहाँ कैपिटल एम लिख सकते हैं, नहीं तो मोल प्रति लीटर लिख सकते हैं। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, मूलरता, मूलरता, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7वां कह रहा है कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। सौ ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले कॉपर सल्फेट CuSO4 का अणुभार निकाल लेते हैं, का अणुभार। ठीक है, इसका अणुभार निकाल लेते हैं। अणुभार कैसे निकालेंगे, तो ये जो तत्व है इसका परमाणु भार, परमाणु भार को सभी तत्वों के परमाणु भार को जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो होगा Cu का 63.5 होता है, इसका 32 होता है, और जो ऑक्सीजन है 16 होता है, 4 परमाणु है, 16 चौको 64। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 159.5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे देखिए, चूँकि हम लिखेंगे 159.5 ग्राम CuSO4 से प्राप्त, CuSO4 से प्राप्त Cu की मात्रा क्या लिखेंगे कि 100, यहाँ पे देखिए चूँकि लिखेंगे कि 159.5 ग्राम, 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट से प्राप्त कॉपर की मात्रा,
ठीक है। कॉपर की मात्रा कितना हो गया इसमें 63.5 हो जाएगा, 63.5। इसी के आधार पे हम लोग अभी लिख रहे हैं, इसी के आधार पे, ठीक है। क्या लिखे हैं कि 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट से प्राप्त कॉपर की मात्रा, ठीक है, कितना हुआ है 63.5। अब लिखेंगे इसलिए 1 ग्राम कॉपर सल्फेट, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट से प्राप्त कॉपर की मात्रा, अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा और बटे में आ जाएगा, ठीक है। 63.5 गुणे 1 हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 159.5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 159.5, 63.5 हो गया, 159.5 हो गया, ठीक है, हो गया। उसके बाद से देखिए क्या लिखेंगे, ये 1 ग्राम कॉपर सल्फेट, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट से Cu की मात्रा, ठीक है, कॉपर की मात्रा हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट से प्राप्त Cu की मात्रा, कितना Cu की मात्रा है 63.5 है। तब लिखे हम लोग कि 1 ग्राम कॉपर सल्फेट से प्राप्त कॉपर की मात्रा, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा और ये बटे में चले आएगा, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना ग्राम कॉपर प्राप्त होगा, तो इतना ग्राम होगा 63.5 बटा 159.5, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, हम लोग को 100 ग्राम में निकालना है, 100 ग्राम में तो लिखेंगे इसलिए, ठीक है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए 100 ग्राम, 1 ग्राम का हम लोग पता कर लें तो 100 ग्राम का भी पता कर लेंगे, ठीक है। इसलिए 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से प्राप्त Cu की मात्रा, ठीक है। तो 1 ग्राम का कितना है 63.5 बटा 159.5, ठीक है। अब गुणा कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे। ये कितना हो गया, ये हो गया 63, और यहाँ से एक जीरो से यह इधर आ जाएगा, फिर एक जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है, 6350 हो गया, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा 159.5 हो जाएगा। जब इसका भाग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 39.8 ग्राम प्राप्त होगा, 39.8 ग्राम प्राप्त होगा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से 39.8 ग्राम कॉपर प्राप्त होगा, ठीक है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, 7वें प्रश्न का यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट में भी बताते रहिए कैसा मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8वां कह रहा है कि आयरन के ऑक्साइड का आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें आयरन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत क्रमशः 69.9 ग्राम तथा 30.1 ग्राम है। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका हल क्या होगा। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्लियर करने के लिए। आयरन के ऑक्साइड का आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए।
जिसमें आयरन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत क्रमशः 69.9 ग्राम तथा 30.1 ग्राम है। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है, आणविक सूत्र पूछा जा रहा है। आणविक सूत्र इसको या अणु सूत्र, आणविक सूत्र या अणु सूत्र हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में है आणविक सूत्र या इसी को अणु सूत्र बोला जाता है। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए इसका फार्मूला होता है, इसको ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है मूलानुपाती सूत्र। यहाँ पे इसका फार्मूला होता है मूलानुपाती सूत्र का यन। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा आणविक सूत्र या अणु सूत्र। अणु सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र का यन। ठीक है, यहाँ पे अब इसका ये फार्मूला हो गया। तो इससे पहले हम लोग को अब मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, इसको जब अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना पड़ेगा। तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले यहाँ पे कॉलम बनाते हैं। ठीक है, कॉलम बनाते हैं। एक में लिखते हैं तत्व, प्रतिशतता दिया है तो प्रतिशतता, भार दिया है तो भार। ठीक है, आपेक्षिक संख्या और सरल अनुपात। जब इसमें अनुपात निकल नहीं पाता है, दशमलव इसमें आ जाता है, तब क्या करते हैं, सरलतम अनुपात ज्ञात करते हैं। सरलतम अनुपात ज्ञात करते हैं। चलिए सरलतम अनुपात ज्ञात करते हैं। यहाँ पे क्या है, आयरन दिया है और ऑक्साइड दिया है, तो Fe दिया है, ऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका प्रतिशतता कितना है, 69.9 हो गया। ठीक है, इसका कितना है 30.1 हो गया। ठीक है, आपेक्षिक संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो जो तत्व है इसके परमाणु भार से प्रतिशतता में भाग दे देंगे, इसके भार या प्रतिशतता में भाग दे देंगे। ठीक है, आपेक्षिक संख्या देखिए यहाँ पे होगा 69.9 बट्टा इसका कितना होता है, जो आयरन है इसका 26 होता है। ठीक है, 26 परमाणु क्रमांक होता है तो 56 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका ऑक्सीजन का 30.1 हो गया, बट्टे में हो गया 16। जब इसको भाग देंगे 1.24, पिछले वाले प्रश्न में ऐसा हम लोग किए हैं, सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन था जिसे हल किए हम लोग। ठीक है, इतना हो गया, 1.88 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सरल अनुपात के लिए जो इसमें सबसे छोटा होगा दोनों में उससे भाग कर देंगे। इसमें सबसे छोटा क्या है, 1.24 है, तो 1.24 में 1.24 से भाग कर देंगे। यहाँ पे 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, 1 प्राप्त हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, 1.88 हो गया और 1.24 भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1.5 प्राप्त होगा। ठीक है, अभी अनुपात हम लोग का दशमलव में है। ठीक है, यहाँ पे सरलतम अनुपात ज्ञात करेंगे। 1 में गुणा कर दे 2 से तो ये 2 हो जाएगा, और 1.5 में गुणा कर दे 2 से तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अनुपात के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 गुणे 2 कर देते हैं, बराबर 2 हो गया। यहाँ पे 1.5 गुणे 2 कर देते हैं तो यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, सरलतम अनुपात हम लोग का प्राप्त हो गया 2 और 3। तो मूलानुपाती सूत्र यहाँ पे देखिए, मूलानुपाती सूत्र बराबर क्या होगा, तो Fe है, संबंधे O कर देंगे। ठीक है, Fe का कितना है 2, संबंधे ऑक्सीजन का कितना है 3 है,
इसका गुणा इसमें, Fe2 इसका गुणा इसमें O3, ठीक है। चलिए, तो मूलानुपाती सूत्र हमारा Fe2O3 प्राप्त हो गया, Fe2O3 प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पे अणु सूत्र का फार्मूला क्या है कि मूलानुपाती सूत्र और यहाँ पे n है, गुणे यहाँ पे n है, ठीक है। तो जब देखिए यहाँ पे n कैसे ज्ञात करेंगे, n कैसे ज्ञात करेंगे, तो n बराबर होता है अणुभार बटा मूलानुपाती सूत्र भार। अब देखिए अणुभार क्या होगा, तो क्वेश्चन में दिया है अणुभार, क्वेश्चन में अणुभार दिया है 159.8, ठीक है। अब बटा मूलानुपाती सूत्र भार क्या है, तो जो मूलानुपाती सूत्र निकला है उसका भार निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका निकालेंगे तो क्या होगा 56, इसका 56 होगा, इसका गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। 16×48 हो जाएगा। सबको जोड़ के निकालेंगे तो कितना होगा 160 हो जाएगा, ठीक है। अब भाग करेंगे तो यहाँ पे देखिए 159.8 को लगभग में 160 मान सकते हैं, ठीक है। 160/60 हो गया, एक हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए उत्तर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए आंसर अभी नहीं होगा, गलत हो गया कुछ, ठीक है। यहाँ तो अभी n का मान निकला है, ठीक है, अभी n का मान निकला है। और अणु सूत्र का क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र, उसके बाद से कोष्ठक के बाद से क्या है n है, तो निकालते हैं मूलानुपाती सूत्र। यहाँ पे पहले लिखते हैं अणु सूत्र, इधर लिखते हैं अणु सूत्र बराबर क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र, यहाँ पे कोष्ठक के बाद से n रहता है। तो n का मान हम लोग क्या ज्ञात किए हैं, कि n का मान हम लोग ज्ञात किए हैं 1, ठीक है। अब मूलानुपाती सूत्र क्या है, मूलानुपाती सूत्र है, कोष्ठक में लिखेंगे Fe2O3, इसका n का मान 1 रख देंगे यहाँ पे। अब कोष्ठक के अंदर दोनों से गुणा करेंगे, इससे भी, तो जब 1 से गुणा करेंगे तो Fe2 ही रह जाएगा, उसके बाद से O3 में गुणा करेंगे तो ये भी O3 ही रह जाएगा, यानी कि इसका अणु सूत्र या आणविक सूत्र दोनों एक ही होता है, अणु सूत्र। 8वां क्वेश्चन में पूछा गया है कि अणु सूत्र ज्ञात कीजिए, तो अणु सूत्र यही होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर यहाँ होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर क्लोरीन के औसत परमाणु द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, यानी क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है इन आंकड़ों के माध्यम से, ठीक है, इन आंकड़ों के माध्यम से। क्वेश्चन आप लोग किताब लेके बैठिए, ठीक है, और उसी में क्वेश्चन को मिलाते पढ़ते रहिए और कॉपी भी लेकर बैठिए, साथ ही लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए औसत परमाणु लिखेंगे, औसत परमाणु भार, ठीक है। 9वें क्वेश्चन में क्या करना है हमको, औसत परमाणु भार ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पे क्या करेंगे, तो प्राकृतिक बहुलता कितना दिया है 75.77, ठीक है। प्राकृतिक बहुलता 75.77
गुणे कर देंगे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कितना दिया है? 34.9689। ठीक है, 9689। फिर से प्लस करेंगे, फिर से प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले क्या किए हैं? प्राकृतिक बहुलता गुणे मोलर द्रव्यमान, फिर प्लस करेंगे। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे? ये तो Cl 35 का हो गया, अब Cl 37 का, इसीलिए हम लोग प्लस कर रहे हैं। प्राकृतिक बहुलता गुणे मोलर द्रव्यमान, तो फिर से दूसरे का प्राकृतिक बहुलता कितना है? तो 24.23 गुणे 24.23 गुणे मोलर द्रव्यमान कितना है? 36.9659। अब बटा कर देंगे, क्या करेंगे? बटा में क्या लिखेंगे? कुल मात्रा, कुल मात्रा। ठीक है, यहाँ पे कुल मात्रा का मतलब प्राकृतिक बहुलता को जोड़ देंगे। ठीक है, पहले इसको देखिए, इसको जब हल करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो क्या मिलेगा हमको? 26, ठीक है, 0.5। ठीक है, अब क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जब इसको हल करेंगे क्या मिलेगा? यहाँ पे इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 896.7। अब बटा कर देंगे कुल मात्रा। कुल मात्रा मतलब प्राकृतिक बहुलता को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। अब देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3546। ठीक है, 3546.2, और बटे में क्या होगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 100 होगा। अब क्या करेंगे? 100 से जब भाग करेंगे तो दशमलव इधर भागेगा। ठीक है, इधर की ओर। ठीक है, तो कितना होगा? 35.46। अब देखिए, औसत परमाणु भार को AMU में लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, AMU, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एथेन यानी कि C2H6 एथेन के 3 मोलों में निम्नलिखित का परिकलन कीजिए। कह रहा है कि एथेन का 3 मोलों में निम्नलिखित का परिकलन कीजिए, यानी कि एथेन का कितना मोल लेना है? हमें 3 मोल लेना है। चलिए, पहला क्या दिया है? 10वां क्वेश्चन का पहला, 10वां क्वेश्चन का पहला क्या दिया है? पहला देखते हैं। पहला दिया है कार्बन परमाणु के मोलों की संख्या। कार्बन परमाणु के मोलों की संख्या, कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या। पहला दिया है कार्बन परमाणु के मोलों की संख्या। कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या। ठीक है, यानी कि एथेन C2H6 के 3 मोलों में कार्बन परमाणु के मोलों की संख्या का परिकलन करना है, यानी कि ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि C2H6 यानी एथेन, ठीक है, C2H6 कितना मोल है? अभी तो हम लोग यहाँ पे 1 मोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 मोल लेकर चलते हैं। ठीक है, C2H6 में C के कार्बन परमाणु के संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या। यहाँ पे C2H6 में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी? कार्बन परमाणु की संख्या तो 2 होगी, 2। ठीक है, अब इसलिए लिखेंगे 3 मोल
3 मोल C2H6 कितना लेना है, यहाँ पे प्रश्न में दे दिया है 3 मोल में परिकलन करना है। ठीक है, तो 3 मोल C2H6 में कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या। चलिए अब देखिए, यहाँ पे जब ऐसे होता है तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें, और यहाँ पे 1 मोल है इसका, तो ये नीचे चला जाएगा। यहाँ पे 1 मोल है ना, 1 मोल लिए हैं तो ये नीचे चला आएगा। ठीक है, तो 2 गुणे 3 हो गया, 2 गुणे 3 बटा 1 यानी 6। हमारा आंसर क्या निकल कर आ गया? आंसर निकल के आ गया कि कार्बन परमाणु के मोलों की संख्या 6 होगी। 3 मोल C2H6 में कार्बन परमाणु की संख्या 6 होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला दूसरा क्या है? अब दूसरा में निकालना है H परमाणु। H परमाणु के मोलों की संख्या H परमाणु की मोलों की संख्या ज्ञात करना है। इसे हल करते हैं। दूसरा को 10वां का दूसरा है। ठीक है, लिखेंगे चूँकि उसी तरह हम लोग इसमें भी लिखेंगे। चूँकि C2H6 यहाँ भी 1 मोल पहले लेते हैं, 1 मोल। ठीक है, यहाँ पे 1 मोल लेते हैं। C2H6 में H परमाणु की संख्या। ठीक है, H परमाणु की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, अब लिखेंगे इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए कितने मोल में लेना है हमको? क्वेश्चन में दिया है 3 मोल में। ठीक है, 3 मोल C2H6 में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। चलिए इसका गुणा हो जाएगा इसमें, और ये बटा में 1 मोल चला आएगा। ठीक है, तो 6 गुणे कितना हो गया? 3 हो गया। 6 गुणे 3 हो गया बटा ये 1 हो गया। ठीक है, 18 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 इसका आंसर हो जाएगा, या फिर इसका 6 हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा हमसे क्या पूछा जा रहा है? तीसरा कह रहा है प्रश्न कि एथेन के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एथेन के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एथेन के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। लिखेंगे हल। यहाँ पे हल लिखेंगे। हम लोग फार्मूला जानते हैं, अणुओं की संख्या बराबर मोल गुणे एवोगैड्रो संख्या क्या होता है? 6.02 मोल संख्या, यहाँ पे संख्या रहेगा। ठीक है, मोल संख्या गुणे 6 एवोगैड्रो संख्या, यानी 6.02 गुणे 10 पे घात 23। ठीक है, 10 पे घात 23 मोल संख्या। एथेन का मोल संख्या 3 लेना है। ठीक है, अब यहाँ गुणे कर देंगे 6.02 गुणे 10 पे घात 23। यहाँ पे देखिए जब गुणा करेंगे इसमें तो 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6, ये 0 हो गया, और 6 18 हो गया, 0.2 स्थान पे गुणे 10 पे घात 23। अब देखिए हम लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? इधर आएंगे, एक स्थान तक लिखते हैं दशमलव। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, एक स्थान इधर आएंगे, एक स्थान इधर आएंगे, तो क्या होगा?
इधर आएंगे तो प्लस होगा, ठीक है। इधर आएंगे तो एक प्लस निकलेगा, यानी 1.80 1.80 गुण, यहाँ पे 6 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं 1.806 गुणे यहाँ पे एक 10 निकलेगा और ये 23 है। 1.806 गुणे 10 पे घात ये 24 हो जाएगा, ठीक है। इधर से एक प्लस होता है, घात में एक प्लस जुड़ जाता है। यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, यहाँ पे एक ऐसे, यहाँ पे इधर आएंगे एक स्थान तो इधर एक प्लस हो जाता है, ठीक है। इधर जब आएंगे तो इधर प्लस हो जाता है, लेफ्ट में जब जाएंगे तो प्लस होता है और राइट में जब जाते हैं तो माइनस होता है, ठीक है। चलिए यही हमारा उत्तर हो जाएगा, अणुओं की संख्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अणु लिख देंगे, अणु, ठीक है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगले पार्ट में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।